अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देख रहे हैं द डिबेट। और बहनों भाइयों, आज हम बात करेंगे बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा महंगाई पर। बहनों भाइयों, इस देश में और विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में इन दिनों आप देख रहे होंगे कि महंगाई चरम पर है। महंगाई ने आम आदमी, मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, गरीब तबका और सबसे महत्वपूर्ण सैलरीड क्लास, इनके घर का बजट बिगाड़ दिया है। इनके समक्ष आर्थिक समस्याएं पैदा कर दी हैं और महंगाई की मार इस वक्त सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, गरीब और सैलरीड क्लास पर पड़ रही है। बहुत बड़ी तादाद में लोग, ये महंगाई लोगों के लिए नई मुसीबत बनकर आई है। कोरोना और आर्थिक मंदी से घिरा हुआ मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, सैलरीड क्लास और गरीब लोग अब बढ़ती हुई महंगाई से बेहाल हैं। उनका दम निकल रहा है। आपको पता ही नहीं कि आपकी जेब से कितने पैसे खाली कर लिए गए हैं और आपकी बचत अब लगभग खत्म हो गई है। अब आप जो कमाते हैं पूरा खर्च कर देते हैं और बहुत बार आपको लोन लेकर, उधार लेकर अपना घर चलाना पड़ रहा है। बचत करने की बात तो इस वक्त अब आप भूल जाइए। घर कैसे चले, हमें इसकी चिंता में अब लगना होगा। बीते 1 वर्षों के भीतर बहनों भाइयों, ये बहुत ही सनसनीखेज बात है और बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि किराना के सामान 40% वृद्धि हो चुकी है। ग्रोसरी आइटम जिसे कहते हैं, यानी किराने की दुकान में आप जो सामान खरीदते थे उसमें तकरीबन 40% का इजाफा हो चुका है। आपकी जेब कट रही है और आपको पता भी चल रहा है, आपकी बचत भी खत्म हो रही है, जमा पूंजी भी जा रही है। और उससे भी ज्यादा चिंता की बात है, खाद्य तेलों में 50% की वृद्धि हो गई है 1 वर्ष के भीतर। सरसों का तेल कौन इस्तेमाल करता है? गरीब आदमी इस्तेमाल करता है, निम्न मध्यम वर्ग करता है, नौकरी पेशा वाला व्यक्ति करता है और मध्यम वर्ग भी कभी कभी करता है। आप में से बहुत से लोग बाजार जाते होंगे, खरीदते होंगे। 200 से ज्यादा प्रति लीटर का दाम इस वक्त सरसों का तेल का चल रहा है। लेकिन हमारे लिए यह मुद्दा नहीं है। हमारे लिए यह मुद्दा क्यों नहीं होना चाहिए कि फलों की कीमत 30% बढ़ गई। एफएमसीजी यानी जो आपके घर में इस्तेमाल होने वाले शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, टूथब्रश, ऑयल, हेयर ऑयल्स, क्रीम, पाउडर, इन सब की कीमतों में 30% का उछाल आ चुका है। साबुन की बट्टी महंगी मिलती है, शैम्पू भी महंगा हो गया है, डिटर्जेंट भी महंगा हो गया है और कपड़े धुलने वाली बार भी महंगी हो गई है। और ये महंगी छोटी मोटी नहीं है। किसी में 30%, किसी में 20%, किसी में 25% है। फल आप खा नहीं सकते हैं। सब्जियों के दाम उत्तर प्रदेश में आसमान छू रहे हैं। दालें महंगी हो गई हैं। आटे का भाव लगातार बढ़ रहा है। प्याज, आलू और टमाटर के हालात आपसे छिपे नहीं हैं। गरीब आदमी, नौकरी पेशा वाला आदमी, जिसका डीए तक सरकारों ने फ्रीज कर रखा है कोरोना के नाम पर, सरकारें यह क्यों नहीं इंश्योर करती हैं कि उस नौकरी पेशा गरीब तबका, निम्न मध्यम वर्ग को सब्जी सस्ती मिले, किराना का सामान सस्ता मिले, सरसों का तेल सस्ता मिले, सोयाबीन सस्ती मिले, सनफ्लावर ऑयल सस्ता मिले? क्या कारण है कि इतनी महंगाई आ गई है? और महंगाई का जो वर्तमान रिकॉर्ड है, ये 2013 से 8वें साल में अब तक का सबसे उच्चतम महंगाई दर देश में है। ये बात हमें चिंता करती है। किसकी दाढ़ी कटी, किसने जय श्री राम बोला, किसने नहीं बोला, ये मुद्दे दूसरे हैं बहनों भाइयों। ये मुद्दे आपका ध्यान भटकाने के लिए हैं। मसला महंगाई है जो आपकी कमर तोड़ रही है और आपके लिए बड़ी मुसीबत बनकर आई है। और छोटी मोटी मुसीबत नहीं है। ये आपके घर को खोखला कर रही है, आपके बैंक की जमा पूंजी को खत्म कर रही है, आपको कंगाल और बेहाल कर रही है और आपको पता भी नहीं चल रहा है। आपको पता है कि आप पहले कितने पैसे की बचत करके अपने खाते में जमा कर लेते थे ताकि प्लाट, मकान, दुकान और जेवर खरीदें, बच्चों की शादियां धूमधाम से करें। आज आपके पास जो अर्निंग है आप वो खा रहे हैं, कम पड़ता है, दोस्तों से, बाजार से या बैंक से उधार ले रहे हैं। ये हालात क्यों उत्पन्न हुए? आज 96 रुपए लीटर पेट्रोल बिक रहा है उत्तर प्रदेश के भीतर, 88 रुपया लीटर डीजल बिक रहा है।
डीजल की कीमत बढ़ने का मतलब समझते हैं क्या है? पूरा ट्रांसपोर्टेशन महंगा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस महंगी, माल की ढुलाई महंगी, आप तक पहुंचने वाला हर सामान महंगा। ये बढ़ी हुई कीमतें किस कारण हैं? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बढ़ी हुई कीमतें, एफएमसीजी सेक्टर में वृद्धि, खाद्य तेलों में वृद्धि, ग्रोसरी आइटम में लगातार वृद्धि। यह बताता है कि बाजार को हमने सच में बाजार के हवाले कर दिया है और आम आदमी के पास खाने पीने के टोटे पड़े। कोरोना के लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर डाला है और उसी तरह आम आदमी के बजट को भी तहस नहस कर दिया है। इसीलिए मैं कहता हूं कि महंगाई कोरोना के बाद दूसरी नई मुसीबत है। किसके लिए? मध्यम वर्ग के लिए, निम्न मध्यम वर्ग के लिए, गरीब के लिए और सैलरीड क्लास यानी नौकरी पेशा वाले व्यक्ति के लिए, जिसकी आमदनी सीमित है, कैलकुलेटेड है, जिसका डीए सरकार ने फ्रीज कर रखा है। महंगाई भत्ता सरकार ने नहीं देती, लेकिन बाजार की महंगाई दर बढ़ रही है। तो क्या कारण है और हम इससे कैसे निजात पाएं? क्या सरकार को यह दिखाई नहीं देता कि महंगाई इतनी बढ़ गई है? थोक में महंगाई दर की वृद्धि में हो गई है। 8 सालों के उच्चतम दर पर महंगाई पहुंच चुकी है। कौन से प्रोडक्ट मैं आपको बताऊं? चावल, गेहूं, आटा, चना दाल, अरहर दाल, मसूर दाल, शक्कर, चाय, नमक, आलू, प्याज, टमाटर, दूध और सोया ऑयल, इन सब में अभूतपूर्व वृद्धि है। 1 वर्ष के पहले की कीमतें और आज की कीमतों में जमीन आसमान का अंतर देखने को मिल रहा है। और सर्वाधिक वृद्धि हुई है ऑयल एंड फैट में 30.84। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन तक महंगा हो गया है। यानी आप कहीं जाते हैं, किराया बढ़ गया है। मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, कीमतें बढ़ गई हैं। जो लोग फ्री में डेटा दे रहे थे, अब आपसे मोटी वसूली कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं है और आपकी जेब कट रही है। यह एक बेहद चिंता का विषय है। भारत जब अपने अभूतपूर्व आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा हो, अमीर बेहद अमीर होते जा रहे हो, गरीब कंगाल होते जा रहा हो और कंगाल भिखारी हो गया हो, निम्न मध्यम वर्ग और सैलरीड क्लास अपनी जमा पूंजी खो रहा हो, वहां महंगाई चरम पर है। क्या यह हमारे और आपके लिए मुद्दा नहीं होना चाहिए बहनों भाइयों? क्या हम और आने वाली नस्लों के लिए हम किस प्रकार का माहौल और कैसी महंगाई उत्तर प्रदेश के भीतर तय कर रहे हैं, बना रहे हैं? यह बेहद गंभीर विषय है। हमें इस पर जरूर बात करनी चाहिए, सोच और विचार करना चाहिए। गाड़ी में चलने वाला तेल और रसोई में खाने वाला तेल, सब में अभूतपूर्व वृद्धि है, लेकिन आमदनी में एकदम रसातल, तलातल। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? यह हमारी राज्य और केंद्र की सरकारों का पहला व्यापक दायित्व है कि वो महंगाई पर नियंत्रण रखें, जमाखोरों और मुनाफाखोरों पर नजर रखें। क्या कारण है कि 30 से 40%, 50% कीमतें साल भर के भीतर बढ़ गईं? राज्य और केंद्र की सरकार इंटरवीन नहीं कर रही है। क्या जमाखोरों के लिए उत्तर प्रदेश में बाजार खोल दिए गए हैं? क्या आम आदमी, गरीब आदमी, गांव का व्यक्ति, मजरा पुरवा कस्बा में रहने वाला व्यक्ति, साधारण सैलरी पर 5,000 रुपया महीना पर काम करने वाला व्यक्ति क्या खाएगा, क्या पहनेगा, क्या नहाएगा, क्या धोएगा और क्या जमा करेगा, क्या दवा कराएगा? बिजली का बिल कहां से भरेगा? उत्तर प्रदेश के भीतर देश में सबसे ज्यादा बिजली की दरों में से एक राज्य है उत्तर प्रदेश, जहां बिजली की कीमतें आसमान छू रही हैं। आम आदमी के पास जीवन के लिए क्या है? रोजगार है नहीं, 13% बेरोजगारी दर बढ़ गई है, काम धंधा बंद पड़ा हुआ है, बाजार बंद है। ये वक्त है कि सरकारों को एक कदम आगे आकर जनता के बीच, गरीब आदमी के बीच राहत का पैकेज देना चाहिए, सामान सस्ते उपलब्ध कराने चाहिए। क्योंकि भारतीय के संसदीय संविधान में इस बात की अवधारणा है कि जन कल्याण की अवधारणा के तहत सरकारों का गठन होता है। पब्लिक वेलफेयर स्टेट हैं हम, लेकिन इस पब्लिक वेलफेयर स्टेट को जमाखोरों और मुनाफाखोरों के हवाले कर दिया गया है। आम आदमी इसमें पिस रहा है। महंगाई उसके लिए भयानक मुसीबत की तरह, सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी है। लोग अपनी जमा पूंजी खो रहे हैं और यह बेहद चिंता की बात है। खुली बहस होनी चाहिए इस बात पे। कुछ बयान सुने आप। ये सरकार तो चिंता इस बात की है कि सत्ता कैसे बनाए, सरकार में कैसे आए। आज किसान परेशान है, मध्यम वर्गीय परिवार के लोग आत्महत्या कर रहे हैं,
डीजल और पेट्रोल के दाम आकाश छू रहे हैं। पूंजीपतियों की गोद में यह सरकार खेल रही है, आपदा में भी अवसर तलाश रही है। बजाय लोगों को राहत देने के ये सरकार महंगाई को पूरी तरह बढ़ाने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी बढ़े हुए पेट्रोल डीजल के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। परिणाम जो भी हो, जेल जाएंगे, लाठी खाएंगे, लेकिन इस सरकार के दमन का मुकाबला करेंगे। ये एक बेहद गंभीर मसला है और इस मसले पर सीधी बातचीत होनी चाहिए। मेरे साथ संजीव मिश्रा भारतीय जनता पार्टी से हैं, सुची विश्वास कांग्रेस से हैं, नाहिद लारी खान समाजवादी पार्टी से हैं, प्रोफेसर मनोज अग्रवाल जी बहुत ही जाने माने अर्थशास्त्री हैं, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, और आकाश जिंदल जी भी देश के मशहूर अर्थशास्त्री हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का इस आम आदमी से जुड़ी, करोड़ों लोगों से जुड़ी हुई इस डिबेट में शामिल होने के लिए। संजीव मिश्रा जी, आपने तो कहा था कि महंगाई कम कर देंगे, पेट्रोल डीजल की कीमतें बंद कर देंगे, कम कर देंगे। आज हालात ऐसे हो गए हैं कि चलने वाला तेल, खाने वाला तेल, खरीदने वाला सामान, किराना स्टोर, कौन सा ऐसा सामान है जो सस्ता है? आप अपने वायदों को पूरा नहीं कर पाए हैं, नाकाम हैं आप, और गरीब आदमी परेशान है। नहीं, देखिए, आप जिस तरीके का आरोप लगा रहे हैं, हाँ ये ज़रूर है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि डीजल और पेट्रोल के दामों में कुछ बढ़ोतरी हुई है और उससे फ़र्क पड़ा है, और भी प्रोडक्ट्स पे फ़र्क पड़ता है। लेकिन मैं बताऊँ आपको, आज केंद्र सरकार, भारत सरकार और पेट्रोलियम कंपनियों के लोगों ने बैठ करके बैठक की है दिल्ली में, और इस पर गंभीर चिंतन हो रहा है। केंद्र सरकार इस पर बहुत चिंता कर रही है, और मैं समझता हूँ कि आजकल में ही परिणाम आपको आने लग जाएंगे, दिखाई देने लग जाएंगे। आपने कहा कि पेट्रोल और डीजल का रेट केवल बढ़ा है। आपने पिछली बार सरसों का तेल कब खरीदा संजीव मिश्रा जी? कल खरीदा। आपने कल खरीदा, कितने में मिला आपको? 150 रुपये में। कहाँ मिला है आपको 150 में? अलीगंज में। अलीगंज में 150 में जी। मार्केट रेट है 207 रुपया प्रति लीटर। नहीं, तो आपको पहचानता होगा आज आपके के लिए अखबार में, जो लखनऊ के आज के लिए। अखबार हैं, उनमें बहुत क्लियर आया कि वायदा कारोबार को ऐसे अलग होने के कारण जब सरकार ने किया तो 15 रुपए प्रति किलो, प्रति लीटर उसका रेट कम हो गया। मुझे लगता है कि लखनऊ के तो कम से कम आपको पता है कि खाद्य तेलों के दाम 50% बढ़े हैं साल भर के भीतर। हाँ, मैं मानता हूं कि 90-100 रुपए थे, वो 150 रुपए में पहुंचे। क्या ये मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ इसका कारण। आपकी आमदनी बहुत अच्छी हो, पर सबकी ऐसी नहीं है संजीव जी। नहीं, मैं अपने आप को तो बहुत निम्न कोटे का मानता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत धन्ना सेठ हूँ। हाँ, इतना जरूर है, जो फैक्ट्स है वो मैं आपके सामने, आपके चैनल पर रख रहा हूँ। देखिए, ये सही बात है कि कोरोना काल में बड़े जो व्यापारी थे, उन्होंने अपनी दुकानें काफ़ी पहले बंद कर दी और बाद तक बंद रहीं। अब चूंकि लॉकडाउन खुला है, अब सबको पर्याप्त मात्रा में सामान मिल रहा है। जो छोटे दुकानदार थे, चूंकि छोटे दुकानदारों के पास जब स्टॉक की कमी हुई, उस वजह से मुझे लगता है कि ये 200 रुपए लखनऊ में। मेरे पास डेटा है, मैं आपको बताता हूँ। ग्रोसरी के आइटम 40% वृद्धि हुई है। खाद्य तेलों के दाम 50% तक बढ़ चुके हैं। इसमें कई तरह के तेल शामिल हैं। 50% एक साल के भीतर, जून 2020 से जून 2021 के बीच 50% दाम बढ़ गए। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में तो आग लगी हुई है, और आप कहते हैं कि सब ठीक है। एफएमसीजी, जो टूथपेस्ट, साबुन की बट्टी, कपड़ा धुलने वाला सर्फ, आपको पता है संजीव जी, आप हो सकता है ना खरीदते हो, आप अपने घरों के नौकर चाकरों से मंगाते हो। हम मैं तो खुद ही खरीदता हूं। मैं तो खुद ही अपने घर का सारा सामान मैं खुद खरीदता हूं, इसलिए मुझे बहुत अच्छी तरीके से। आपकी पत्नी आपको टोकती नहीं है? किस बात के लिए? कि महंगाई इतनी बढ़ गई है। नहीं, देखिए, मैंने खुद कहा, स्वीकार किया, मैंने कहा कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, और उसके लिए आज मैं तो इस बात को रखने आया था कि भारत सरकार और पेट्रोलियम कंपनियों के लोगों की बैठक हुई है, और जिसके परिणाम आपको आजकल में मिलेंगे। निश्चित रूप से ये एक बहुत गंभीर चिंतन का विषय है, और उसके लिए भारत सरकार सजग है, और उन्होंने इस तरीके की बैठक आज ही की है, और इसके परिणाम आजकल में आपको मिलेंगे। नाहिद लारी खान समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है। नाहिद जी, आप भी सामान वगैरह खरीदने जाती होंगी, या हो सकता है कि आपके घर भी नौकर चाकर खरीदने जाते हो। आपको पता है कि इस वक्त सरसों के तेल से लेकर सोया ऑयल, दूध, टमाटर, शक्कर, अरहर दाल, चना दाल, आटा, इस सब के रेट क्या हैं? आसमान छू रहे हैं। ब्रिजेश जी, इस वक्त मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। इस वक्त सारी महंगाई जो है चरम पर है, और ये जो महंगाई डायन है, ये अपने आप नहीं है, अपने आप नहीं आई है, ये मोदी सरकार लाई है।
आप ये समझे कि लोग बहुत कष्ट में हैं। आज सूखी चटनी रोटी खाना दूभर है और भाजपा के लोग तो 4000 रुपए किलो का मशरूम खा रहे हैं। ये वही लोग हैं जो जब सरदार जी प्राइम मिनिस्टर थे तो ये महंगाई को लेकर जो है हाहाकार मचा दी थी। इन लोग ने वादे और कसमें खाए थे लोगों से कि हम सरकार में आएंगे तो महंगाई खत्म कर देंगे। हुआ क्या? विपरीत हुआ। 250 रुपए का सिलेंडर जो है, जिसमें उस वक्त 80 से 120 रुपए सब्सिडी भी मिलती थी, आज वो सिलेंडर 850 रुपए का हो गया और सब्सिडी 37 रुपए हो गई है। और जो डीजल पेट्रोल 40 रुपए का मिलता था, आज वो 100 के पार हो गया है। 60 रुपए 80 रुपए का रिफाइंड तेल आज 150 रुपए से ऊपर हो गया, 160 रुपए हो गया है। और सरसों तेल, इनके तो कृषि मंत्री तोमर जी का बयान आया था कि सरसों तेल 200 रुपए लीटर इसलिए हो गया क्योंकि पहले जो है मिलावटी तेल था इसलिए महंगा था, अब प्योर तेल दिया जा रहा है इसलिए 200 रुपए लीटर हो गया। तो ये भी जांच का विषय है कि क्या 7 साढ़े 7 साल जनता को मिलावटी तेल खिलाया सरकार ने, क्या इसके कारण लोगों ये आम आदमी को, गरीब आदमी को, नौकरी पेशा, निम्न मध्यम वर्ग को कितना प्रभावित करता है? लोगों की मृत्यु हुई। इस प्रकार की महंगाई कितने लोगों को प्रभावित करती है? इस प्रकार की महंगाई सभी लोगों को प्रभावित कर रही है सिवाय भाजपा के लोगों को, क्योंकि भाजपा को तो इन 3 सालों में 1700 करोड़ रुपए चंदा दिया गया है और ये चंदा ये जमाखोरों और ब्लैक मार्केटर्स ने दिया है और 2 नंबर में और जेब में जो इनके गया होगा वो अलग गया होगा। आप ये समझे पर माहिर जी एक बात मुझे बताएं, बट अपोजिशन के लिए महंगाई एक बड़ा मुद्दा नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि इस देश के विपक्षी दलों के लिए महंगाई बड़ा मुद्दा क्यों नहीं है? ब्रिजेश जी कैसी बात कर रहे हैं? हम लोग तो महंगाई पर आए दिन हम लोग प्रदर्शन करते हैं। यही लखनऊ में मैंने कई बार समाजवादी पार्टी ने कई बार प्रदर्शन किया जिसमें मैं भी शामिल रही हूं, आपके चैनल ने भी दिखाया। बात यह कि हम प्रदर्शन भी करते हैं, हम आवाज भी उठा सकते हैं। हम सत्ता में नहीं है, हम केवल सरकार को प्रदर्शन के द्वारा, विरोध के द्वारा जगाने का और जोड़ने का काम कर सकते हैं। लेकिन आप ये समझे कि सुची विश्वास जी, थैंक यू मैडम, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत सरकार को BBE3 की रेटिंग दी है और आरबीआई का भी एक सेकंड और दें आप। मैडम नेक्स्ट राउंड में टाइम दूंगा प्लीज। जो है चिंता व्यक्त कर रहा है कि पेट्रोल डीजल के दाम घटाए सरकार, बढ़ाए ना, लेकिन मोदी जी जो है वो एडमेंट है, उनको जुनून सवार है, धन्यवाद, मुसलसल लगान लगा कर लोगों से वसूली कर रहे हैं। उन्होंने तय कर लिया है कि भारतवासियों के शरीर पर जो चमड़ी बची है उसको भी उधेड़ लेंगे और केवल हड्डी बची रहेगी। मैडम सुची विश्वास जी, जो रिपोर्ट्स हैं महंगाई को लेकर वो बहुत ही डरावनी है। डरावनी मैं इस सेंस में कहूँगा क्योंकि गरीब लोग, निम्न मध्यम वर्ग और सबसे बड़ा जो सैलरीड क्लास तबका है, नौकरी पेशा वाला, उसका बजट बड़ा सीमित है और महंगाई लगातार बढ़ रही, लोग अपनी जमा पूंजी खो रहे हैं। कारण क्या है? देखिए, आपने जितनी भी बातें कही मैं सबसे कन्विंस हूँ सिवाय 2 के। आपने कहा महंगाई हर चीज़ में बढ़ रही है, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इंसान की जान बेहद सस्ती है, कौड़ियों के दाम में लोगों की जिंदगी जा रही है, तो महंगाई वहाँ नहीं है। दूसरा, आपने कहा कि कोविड पैंडेमिक और इस अनियोजित लॉकडाउन के चलते जो महंगाई में इजाफा हुआ, नहीं। विगत 7 वर्षों की जो अदूरदर्शी और स्वघोषित वित्त मंत्री के बिहाइंड जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और वो वित्त मंत्री साहिबा जो लहसुन प्याज नहीं खाती, मिलेनियल्स और ओला उबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं, लाल बैग में बजट लेके आती हैं और सो मेनी अदर थिंग्स। तो ये जो अदूरदर्शी और अविवेकी सरकार की नीतियां हैं, उसके चलते ये व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई है। अब ये बात अलग है कि बीजेपी प्रवक्ताओं को 150 रुपए में, मुझे नहीं पता कि कहां मिल रहा है, क्योंकि 207 रुपए मैं तो डिबेट के बाद इनको 300 रुपया दूंगा, 2 लीटर तेल आज मंगवाऊंगा इनसे। नहीं तो हमारे लिए पीपा मंगवा दीजिएगा, हम 1500 मैं तो 2 ही लीटर ले सकता हूँ, आप पीपा ले लीजिए। तो 207 रुपए मिनिमम है और 24 रुपए में गेहूं का खुला आटा है। दाल सब्जी की कीमतों में बहुत इजाफे में नहीं जाना, और आप जानते हैं कि फ्यूल प्राइसेस की हाइक रेट ऑफ इन्फ्लेशन को इंक्रीज करने के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होती है। धर्मेंद्र प्रधान जी का बयान लें तो उन्होंने बताया कि भाई विकास हो रहा है, 2017 2014 लगातार विकास। ये पैसे किसकी जेब में जा रहे हैं महंगाई के? वो तो जा ही रहे हैं, हम उसका लिए तो नाहिद जी ने भी कहा, मगर इतना विकास हो गया है कि 80 करोड़ आबादी 5 किलो चावल और 1 किलो चने पे आ गई है। अब कितना विकास करेंगे भाई? देश के हाथ में कटोरा दे दिया है, अब देशवासियों पर दया कीजिए, क्योंकि ये सिंसियरली, ये लैक ऑफ लीडरशिप है, ये मिसमैनेजमेंट, ये मिसमैनेज ऑफ पैंडेमिक है, ये मिस हैंडलिंग है गवर्नमेंट की, और अपनी मूर्खता की सरकार जिम्मेदारी नहीं लेती।
और आम आदमी, अब भोजन की बात करें, अब तो न्यूट्रिशन की बात ही नहीं, आपने कॉस्मेटिक्स को कहा और प्रोडक्ट्स को कहा, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, देखिए हर फील्ड में कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। क्या है, पहले लोग लेकिन 2 रुपये थाली बचा में लेते थे, थाली में बचत के कॉम्प्रोमाइज, लिए। बचत की तो बात ही भूल जाइए, आदमी कर्जे पर है, ना ईएमआईज दे पा रहा है, ना क्रेडिट कार्ड्स को पे कर पा रहा है, तमाम लोग उसके दरवाजे की कुंडी दबा रहे हैं, वो पार्ट टाइम जॉब्स ढूंढ रहा है, करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई, लोग दरबदर और बदहाल हो गए, और आपदा में अवसर करते हुए प्रधानमंत्री जी 8,000 करोड़ के विमान में बैठे हैं, दिन में 4 बार कपड़ा बदलते हैं। तो ये लोग असंवेदनशील हैं और इतने अधर्मी हैं कि राम नाम का चंदा भी, उस पर भी क्लैरिटी नहीं देते हैं। तो जहां इनकी खुद की बातें हो तो वहां चंपत, और जहां जनता की बात हो तो फिर 150 रुपए में तेल मिल रहा है। जिंदल जी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। जिंदल जी बहुत शुक्रिया आपका। खाने के तेल की कीमतें हों या फिर खाद्य तेलों की कीमतें हों, ग्रोसरी के आइटम हो, फल फ्रूट हो या एफएमसीजी सेक्टर हो, जो कुछ भी आम आदमी इस्तेमाल करता है उसकी कीमतें बेतहाशा बढ़ रही हैं। आप इसको किस तरह से एनालाइज करते हैं? देखिए, इसे 2 तरीके से देखना होगा। सबसे पहले आते हैं हम खाद्य तेल, एडिबल ऑयल्स पे। एडिबल ऑयल्स पे मेरे सभी मित्रों को, जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की मैं बता दूं, 60% ऑफ द एडिबल ऑयल्स आर बीइंग इंपोर्टेड एज ऑफ नाउ। ग्लोबल मार्केट्स में एडिबल ऑयल की प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। हम सब जानते हैं कि ग्लोबल मार्केट की प्राइस को लेकर सरकार कुछ नहीं कर सकती। हां, जो किया जा सकता है वो 2 चीजें हैं। पहली है इंपोर्ट ड्यूटी की रिडक्शन। तो आपके प्लेटफॉर्म से मैं तो सोल्यूशन देने के लिए बैठा हूं। सबसे पहले इंपोर्ट ड्यूटी रिड्यूस करनी चाहिए एडिबल ऑयल पे। और बिल्कुल सही कहा मेरे कुछ मित्रों ने, गरीब आदमी के लिए जो तेल तो जरूरी है, उसके बिना ना दाल बननी है ना सब्जी बननी है जी। दूसरा, सब्सिडी दी जाए। इंटरनेशनल मार्केट प्राइसेस को तो कुछ नहीं किया जा सकता, तो इसलिए ये चीज जो है मेरे राजनेता मित्रों को भी समझनी होगी कि ग्लोबल मार्केट में एडिबल ऑयल की प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हैं। 60% के करीब जो है हम इंपोर्ट करते हैं। अब आ जाइए क्रूड ऑयल की प्राइसेस पे। क्रूड ऑयल की प्राइसेस भी बढ़ी हैं जनवरी से लेकर अब तक। दे हैव बीन रेगुलरली इंक्रीजिंग। एज ऑफ टुडे ब्रेंट क्रूड इज एट $74 पर बैरल। डॉलर प्राइस इज ऑल्सो अराउंड 74 रुपीज। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है जो पेट्रोल और डीजल पे हम हाई सेंट्रल एक्साइज और हाई स्टेट वैट लेते हैं। तो आपके प्लेटफॉर्म से मेरी सीधी रिक्वेस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और पूरी पॉलिटिकल क्लास में, सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी है, स्टेट गवर्नमेंट में, मुझे एक बात बताइए कि अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें कम कर दी जाएं तो क्या हम महंगाई पर निर्णायक नियंत्रण कर सकते हैं या नहीं? आई थिंक अ वंडरफुल क्वेश्चन ब्रिजेश जी, बहुत बढ़िया आपने प्रश्न पूछा। बिल्कुल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस अगर कम कर दी जाए, टैक्सेस कम कर दें सेंटर और स्टेट, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आई कैन गिव यू एंटायर डेटा, कि इन्फ्लेशन कम हो सकती है। दूसरी बात जो बार बार कही जा रही है कि फिर हमारे पास काम के लिए, विकास के लिए पैसा कहां से आएगा? पेंडेमिक में खर्चा बहुत हो रहा है, मान रहा हूं, पेंडेमिक में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का खर्चा हो रहा है। इसके लिए मैंने 3 चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को लगातार पिछले हफ्ते से तमाम जो है बड़े नेशनल चैनल्स और ग्लोबल चैनल्स पे सरकार को सजेस्ट करता हूं। पहला फॉर्मूला नंबर क्या है? सबसे पहले आप बोरोइंग्स बढ़ाइए, डोमेस्टिक बोरोइंग बढ़ाइए, एनआरआई बॉन्ड्स के थ्रू, मसाला बॉन्ड्स के थ्रू बोरोइंग बढ़ाइए। वो तरीका है पैसा रेज करने का। नंबर 2 है आप अपना एक्सपेंडिचर कम कीजिए। नंबर 3 आप डिसइन्वेस्टमेंट बढ़ाइए। आज की तारीख में जनता को रिलीफ देने के लिए जनता से ज्यादा टैक्स लेना कहीं भी सही बात नहीं है जी। सर, जिस देश में बेरोजगारी दर 12% पहुंच गई हो और महंगाई दर मई में 13% हो, क्या सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में कुछ कटौती करके कीमतों में आप महंगाई और बेरोजगारी पर काबू कर लेंगे? मुझे लगता है कि थोड़ा हमें इस पर फिर से विचार करना चाहिए। जी देखिए, मेरा ये मानना है कि आज की तारीख में 12.94% WPI इन्फ्लेशन है, 6.3% CPI इन्फ्लेशन है। आज की तारीख में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम कम करते हैं तो इन्फ्लेशन कम होती है। इन्फ्लेशन कम होते ही जीडीपी ग्रोथ बढ़ती है, जीडीपी ग्रोथ बढ़ते ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं। तो मेरे हिसाब से क्रूड प्राइसेस पे अगर हम टैक्स कम करते हैं तो काफी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आती है। तो एक बड़ा फैक्टर हो सकता है एम्प्लॉयमेंट देने का, जीडीपी को बढ़ाने का। थैंक यू सर। प्रोफेसर मनोज अग्रवाल जी को मैं करने का शामिल करना चाहता हूं, बहुत ही मशहूर अर्थशास्त्री हैं। प्रोफेसर साहब, बहुत ही शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। वर्तमान समय में महंगाई ने आम आदमी का सर तेल निकाल लिया है। आप लोग एक्सपर्ट हैं, आप ज़्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे इसके कारण क्या हैं और हम इस पर कैसे नियंत्रण स्थापित करें, और सरकारें इस महंगाई को रोक पाने में नाकाम क्यों हैं।
देखिए ब्रजेश जी, दो तीन बातें इसको अलग अलग तरीके से देखना होगा। महंगाई बढ़ी एक सत्य है, इसको कोई नकार नहीं सकता है, लेकिन इसके खंड करके हमको देखने होंगे। अभी एक चर्चा बहन जी ने कहा, मैं थोड़ा सा कृषि को अलग से देखना चाहता हूं जी, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिसका आपने एफएमसीजी पेट्रोलियम इसका जिक्र किया, मैं अलग से देखना चाहता हूं। बहन जी ने कहा कि ये खुला आटा 26 रुपए किलो बिक रहा है, वहां गलत नहीं है। बहुत सीधी सी बात है, जब आपका जो है एमएसपी 18 रुपए के ऊपर होगा तो आटा आप 26 के नीचे की कल्पना मत करिए, ठीक। और अब यहां पर सरसों के तेल की बात आती है या इसी तरह के और प्रोडक्ट्स की बात आती है। आपको यह महसूस करना होगा कि कृषि पदार्थ के यदि मूल्य बढ़ रहे हैं तो कितना किसान को मिल रहा है, कितना बिचौलियों को मिल रहा है, और क्या मैन्युफैक्चरिंग अपने शेयर से ज्यादा वसूली कर रहा है। देखिए, तीनों को अलग देखना होगा। मेरा मानना है कि यदि उसमें से बल्क शेयर किसान को प्राप्त होता है तो इसमें कोई गुनाह नहीं है, होना चाहिए, लेकिन पूरा का पूरा किसान को नहीं मिल रहा है। खास तौर पर खाद्य पदार्थों के मामले में यदि हम देखें तो ऐसा हो रहा है। उसके पीछे पिछले 20 साल की कृषि नीति रही, हम लोगों ने इस पर अलग से चर्चा की, तो उसको इस रूप में देखें। मैन्युफैक्चरिंग का जो प्राइस बढ़ा है, मैं मानता हूं कि मुख्य कारण वो है, ठीक है। कुछ सामान यहां कृषि के बढ़े, मैं उसको अस्वीकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुख्य जो इन्होंने बढ़ाया है, एफएमसीजी हो चाहे अन्य पदार्थों, वो सोचने की बात है कि उन्होंने कोविड का फायदा लेकर के दाम बढ़ाया है जी। इस सत्यता को स्वीकार करना होगा, नंबर एक। नंबर दो, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट ऐसा दुधारू गाय है कि 2 थन यदि केंद्र सरकार के पास है उस गाय के, तो 2 थन उसका जो है दूता है राज्य सरकार। आप देखें, इस पर कभी कोई राज्य सरकार कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करती है, एक चीज। दूसरा, राज्यों में अगर उठा करके देखें तो सर्वाधिक महंगाई केरल में बढ़ी है जी। यह ध्यान देने की बात है कि राज्यों में सबसे ज्यादा महंगाई, अगर अंतर देखें तो जो सबसे कम महंगाई बढ़ने वाले राज्य हैं वहां पर इसका इंडेक्स आया है 155, और जो सबसे ज्यादा आ रहा है 171 या उसके ऊपर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं राज्यों को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। मतलब बहुत स्पष्ट है कि राष्ट्रीय स्तर पर मूल्य निर्धारित तो जरूर करता है एक मार्केट सिस्टम, लेकिन कहीं ना कहीं ब्लैक मार्केटिंग राज्य स्तर पर हो रही है। इसको ध्यान रखना होगा, यानी कि राज्यों को अपनी भूमिका की तरफ बढ़ना होगा। कोविड की आड़ में क्या क्या हुआ है ब्रजेश जी, मैं खुद भुक्तभोगी हूं, मैं खुद अस्पताल में रहा हूं। आज पहली दफा आपके सामने मैं बोल पा रहा हूं, नहीं तो वो आवाज ही नहीं निकल रही थी कोविड के कारण। तो इस ब्लैक मार्केटिंग की तरफ देखना होगा, क्यों हो रहा है। दूसरा, पेट्रोल का दाम अभी आप लखनऊ में 93 रुपए दिखा रहे थे। कुछ राज्य में, किसी राज्य का नाम नहीं लेना चाहता, वहां पर 100 के ऊपर कई दिनों पहले आपने एक हेडिंग दिखाई थी। तो सवाल ये उठता है कि, और जब सबको पता है कि यहां पर ऐसा है, तो इसको सोचना पड़ेगा। और फिर इस बार थोड़ा सा जो पॉलिटिकल पार्टी से मैं अपेक्षा कर रहा था कि कुछ बेहतर बात करेंगे। आम आदमी पहले 2 रुपया कमाने के बाद बचा लेता था, घर, मकान, दुकान, प्लाट के लिए, बच्चों की शादी के लिए, थोड़ा बीवी के लिए, बच्चों के लिए, जेवर के लिए। आज हालत यह है कि लोग अपनी जमा पूंजी तो भूल जाइए सर, उधार लेकर घर चला रहे हैं। क्या यह बड़ा आर्थिक परिवर्तन नहीं हुआ आम आदमी के जीवन में? अरे ब्रजेश जी, देखिए, अगर उस फ्रंट पर बात करेंगे, फ्रंट खोलेंगे उसका डिस्कशन का, तो मैं ये कहूंगा कि उधार लेने की स्थिति भी नहीं है, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ी है। एमएसएमई सेक्टर की स्थिति बहुत दयनीय है। एमएसएमई में 100 करोड़ वाला मत देखिएगा ब्रजेश जी, एमएसएमई में 1 लाख, 2 लाख 50,000, 4 लाख, 5 लाख के कारोबार वाले को देखिए, मुख्य रूप से वो है ज्यादा। तो जिस तरह से कोविड में देखिए, कुछ चीजें प्राकृतिक है और कुछ चीजें मैनमेड है। जैसे मैंने कहा कि जमाखोरी मैनमेड है, और इसी तरह से महंगाई मैनमेड है, गरीबी मैनमेड है, कहने में कोई संकोच नहीं है। मेडिकल सेक्टर ने और खान पान के सेक्टर ने, ट्रांसपोर्ट सेक्टर ने लूटपाट मचाई है, खुलेआम लूटपाट मचाई है, और हर राज्य में मचाई है। तो कुछ मैनमेड है और कुछ नेचुरल। यही तो राज्य सरकारों की सर नाकामी है। क्या मैनमेड को हम नेचुरल की आड़ में छोड़ दें?
यही तो राज्य सरकारों की नाकामी है सर। बिल्कुल, ये राष्ट्रीय एक संपादक नाकामी के रूप है। में मेरी नाकामी होगी अगर चैनल ये पे अनाप शनाप राष्ट्रीय खबरें चलें नाकामी है। सभी पार्टीज को अगर आप WPI का डेटा उठा करके देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से इसमें अंतर व्याप्त है, राज्यों में अंतर व्याप्त है। एक ही पार्टी की सरकार कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर कम, यानी कि जमाखोरी है, करेक्ट बात या है। ब्लैक मार्केटिंग I है। do agree with you, इसको sir। देखना होगा। मैं सहमत हूं और आपसे। मतलब कहने वाला प्रशासनिक स्तर पर भी बहुत कुछ किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया सर। बीरेन सिंह जी हमें डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। बीरेन जी अपने घर का सामान स्वयं खरीदने जाते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर अनुभव बताएंगे कि एक साल पहले जून 2020 में कितना पैसा लेके जाते थे सामान खरीदने, और थोड़ा मछली उछली भी काफ़ी खरीदते हैं, उनको बड़ा शौक है इन सब चीज़ों का, और आज क्या कीमतें हैं बताइए बीरेन जी। और ये संजीव मिश्रा ने कोई दुकान देखी है, ज़रा हमें भी एड्रेस देना और आप पूछना कहाँ ही 150 रुपया में सरसों का तेल पा रहे हैं। देखिए, संजीव मिश्रा तो हमारे बगल में ही रहते हैं, सड़क के इस पार सड़क के उस पार ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन चूंकि ये बीजेपी में है तो हो सकता है कि कुछ इनकी डर के नाते दे देता हो दुकानदार इनको सस्ता माल, लेकिन बाकी गरीब जनता को तो भाई देखिए सामान तो महंगे मिल रहा है। जी, बात आती है कि हमारे यहाँ कहा गया है कि भाई देखो, मेहनत से खाली गरीबी आती है, अमीर बनने के लिए घोटाला करना पड़ता है, और जो घोटाला नहीं कर पाते वो सब गरीब हैं। जिस देश में कोरोना काल के बाद 70% आबादी के सामने खाने का संकट पैदा हो गया हो, वहाँ महंगाई की मार से जनता बेहाल है और सरकार तमाम तर्क दे रही है। 2013 में जो क्रूड ऑयल के दाम थे, आज 2021 में 8 साल बाद क्या स्थिति है, जब इसका आर्थिक विशेषज्ञ लोग आकलन करते हैं तो वो पाते हैं कि देश की जनता के साथ छल हो रहा है, क्योंकि तेल के कच्चे दाम में ज़्यादा अंतर नहीं आया है, लेकिन तेल का दाम बहुत बढ़ा है। एक जगह ये चल रहा था कि भाई पेट्रोल डीजल सब 100 पार कर गया। तो देश में आज डीजल का भाव है 25 रुपया पाव है। पहले पेट्रोल के लिए मैंने कहा था, अब डीजल के लिए कह रहा हूँ। तो 25 रुपया पाव कहने बड़ा सस्ता लगता है, लेकिन कितना दुर्भाग्य है कि जिन लोगों ने महंगाई 100 दिन में कम करने का वादा किया था, उनका वादा झूठा साबित हुआ। वो कई बार सत्ता में आ चुके हैं लेकिन महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। और जब महंगाई की बात करो तो ये हिंदू मुस्लिम चिल्लाने लगते हैं, जनता का ध्यान उसमें बढ़ जाता है। आज महंगाई पे चर्चा कहाँ हो रही है? लोग कोरोना से मर गए, इलाज नहीं मिला, खाने की व्यवस्था नहीं है, महंगाई खूब बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, सरकारें खूब टैक्स कमा रही हैं, लेकिन जनता के बीच चर्चा नहीं हो रही है। जनता इस पे चर्चा करे, देखे। भाई स्टेट गवर्नमेंट के लिए पेट्रोलियम मंत्री से पूछा गया कि भाई इतना तेल का दाम बढ़ रहा है, कांग्रेस आरोप लगा रही है, आप इसको कम करिए। तो पेट्रोलियम मंत्री ने कहा था कि कांग्रेस अपने राज्यों में कम कर देना अपना टैक्स, वो जो आरोप लगाती है, मतलब हम ना कम करेंगे, तुम अपना देख लो। तो जिस प्रदेश में ये व्यवस्था बन गई है कि साहब जो हम कर रहे हैं वो सब सही है, तो फिर क्या कहना है। वैसे संजीव जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे थे कि दुनिया के लिए तो मैं महंगा हूँ, अगर तुम कहो तो तुम्हारे लिए मैं मुफ्त में बिक जाऊं। तो बड़े उदार भी हैं बीजेपी वाले, इनको भी सब पता है कि कुछ लोग जीवन में रोज एक नया संघर्ष कर रहे हैं। कुछ लोग बीमारी से चले गए, आपदा में चले गए, जो बचे हैं वो महंगाई और भूख से मारे जा रहे हैं। जी, तो लोकतंत्र में भाई आपने कहा ना कि इनसे पूछा आपने कि कड़ुआ तेल क्या रुपया किलो लाए, तो हम तो ये कहते हैं कि भाई चलो मान लिया कि भाई पेट्रोल डीजल में हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं, लेकिन कड़ुआ तेल में तो हम आत्मनिर्भर हैं ना।
तो उसको तो कम से कम सस्ता कर सकते हैं कि उसमें भी विदेश कल का मैं हाथ 2 है। पाउच खरीद के लाया था गोमती नगर से, 207 रुपया का एक पाउच था। आप देखिए, महंगाई की बात करेंगे तो यहाँ धर्म और जाति तक पूछी जाने लगेगी, क्योंकि हर चीज को जब सांप्रदायिक स्थितियों की ओर मोड़ना है तो इस प्रदेश का भला कैसे होगा, इस देश का। हम लोग एक तरफ तो ये कहते थे जब ये सत्ता में थे कि महंगाई डायन खा रही है, हमारे घर में जो कमाई आ रही है हम बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हैं। आज तो कहीं कोई कमी नहीं आई है, आपदा भी है और लोगों पर महंगाई की मार भी है और कहीं कोई राहत भी नहीं है। वो नारा याद है, बहुत हुई महंगाई की मार, हाँ। अब की बार फलाने की सरकार। और पेट्रोल पंप पे लगा दिया होर्डिंग मुस्कुराते हुए। कुल मिलाकर ये है जी। भाई, हम लोग तो रोज बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, परेशानियों की जनता की बात करते हैं। इसका हल कब निकलेगा? सरकारें अपना टैक्स कम क्यों नहीं करती हैं? क्यों इस कोरोना काल में हजारों अरबों करोड़ रुपया बना रही हैं? वो हमसे तो अच्छा पाकिस्तान है, जहां पर उसके हुक्मरानों ने पेट्रोल डीजल के दाम पर टैक्स कम किए थे। इन लोगों को मालूम है, और पता नहीं क्यों ये उनसे प्रेरणा नहीं लेते। आपके बगल में श्रीलंका है और तमाम देश हैं, नेपाल है, भूटान भी। भूटान है। लेकिन जी, सबसे बड़ी बात यही है कि इस देश में जिस चीज़ का उपयोग गरीब भी करता है, किसान भी करता है, वो डीजल 100 रुपया तक पहुंच गया। अच्छा, बीजेपी का रिकॉर्ड बनाने की एक बड़ी आदत भी रही है, प्याज का शतक लगवाएंगे, पेट्रोल का लगवाएंगे, फिर ये डीजल का लगवाएंगे। ये भी एक उपलब्धि मानते हैं लोग। अब इस प्रदेश की जनता को महंगाई चाहिए, उसको बेरोजगारी चाहिए, उसको स्कूल की फीस से मतलब नहीं है, लोग इस पर चर्चा नहीं करते हैं। उनको हिंदू मुस्लिम से मतलब है, उस पर चर्चा करते हैं। तो सरकारों को भी क्या फर्क पड़ता है? वो भी मस्ती के साथ सोई हैं आंख बंद करके, कि जब सामने वाले कोई तकलीफ नहीं है, जब मरीज डॉक्टर से बता ही नहीं रहा है कि हमारे पेट में दर्द हो रहा है, कि हमारे पैर में हो रहा है, कि हमारे सर में, तो दवाई क्या दे? नहीं, उसे तकलीफ का एहसास ही नहीं होने दिया जाता ना। हाँ, नहीं एहसास क्या, प्रदर्शन करेंगे, डंडा चलेगा, जाएंगे कहाँ? बहरहाल जी, भारत के गरीबों की दशा और सियासत पर ये 4 लाइनें सुनिएगा कि भारत धूलों से भरा, आंसुओं से गीला है, भारत अभी व्याकुल विपत्ति के घेरे में, दिल्ली में तो खूब जोत की चहल पहल है, पर भटक रहा है सारा देश अंधेरे में। और चल रहे ग्राम कुंजों में पछुआ के झकोर, और दिल्ली लेकिन ले रही है लहर पुरवाई में। है विकल देश सारा अभाव के तापों से, पर देश की सरकार सुख से सोई है नरम रजाई में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संजीव मिश्रा जी, मुझे आप बताइए, पिछले साल मुझे बहुत अच्छे से याद है जी। 1 साल पहले की बात है, अरहर की दाल हम आप सब खाते हैं, दर्शक भी बहुत खाते हैं, पैनल पे बैठे मेहमान भी प्रतिदिन इस्तेमाल करते होंगे। 80 रुपया था दाम पिछले साल, 81 रुपये के बीच मिलती थी। आज 107 रुपये से 110 रुपया प्रति किलो है अरहर की दाल। आप बताइए कि गरीब आदमी, आम आदमी इस बढ़ोतरी के पैसे कहाँ से लाएगा? क्या उसकी आमदनी बढ़ी? नहीं बढ़ी। उसके बावजूद महंगाई बढ़ रही है। ये रोकने का कर्तव्य किसका है? सरकार का, और सरकार अपने कर्तव्यों के निर्वहन में नाकाम है। तो देखिए ब्रजेश जी, कई चीज़ों पर इस पर बात होनी चाहिए। केवल एजेंडा तय करने से काम नहीं चलेगा। जो बात है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जैसे अब ये भी होना चाहिए कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में कोरोना पर नियंत्रण किया गया, किस तरीके से पूरे देश में कोरोना पर नियंत्रण किया जा रहा है। और भी दलों की सरकारें हैं, मैं ये नहीं कहता कि केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही, और दलों की भी सरकारें कर रही, लेकिन एजेंडा ये होना चाहिए था। हम तो 5-5 चीज़ों से लड़ाई लड़ रहे हैं। आप ये कह रहे हैं मुझे महंगाई पर डिबेट नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। मैं तो आपको धन्यवाद दूंगा। कहाँ से बीच में आ गया भाई साहब? देखिए, बात चूंकि कोरोना का समय चल रहा था, अभी मेरी बात आ जाने दीजिए, उसका आप पूछिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। पहले मेरी पूरी बात आ जाए। हाँ, रखिए। देखिए, गरीबों को किस तरीके से नवंबर तक
खाद्य सामान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है, उस पर भी आपकी बड़ा चैनल है, उस पर भी इस बात को आपको रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश में नियंत्रण हुआ है अगर कोरोना पे, तो उस पर रखना चाहिए कि हाँ, मुख्यमंत्री जी ने जो दौरे किए हैं और जिस तरीके से अधिकारियों को कसा है, उससे एक परिणाम में बदलाव आया है। हमने, और मैं तो आपके इस पे चैनल पे बहुत साफ कहूँगा कि मोदी जी तो 5 लोगों से लड़ाई लड़ रहे थे। चीन से लड़ रहे थे, पाकिस्तान से लड़ रहे थे, देश के गद्दारों से लड़ रहे थे, कांग्रेस से लड़ रहे थे और कोरोना से लड़ रहे थे। और आज जिस तरीके की स्थितियां आ रही, हाँ, मैंने स्वीकार किया, शुरू में स्वीकार किया कि डीजल के और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। ओके, आकाश जिंदल जी आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। जिंदल साहब, गो अहेड। संजीव जी, मेरा क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मेरा नाम आकाश जिंदल है, इकोनॉमिस्ट हूं, देश के और दुनिया के सब बड़े चैनल्स पे आता हूं। आज की तारीख में खाने का तेल सबके लिए सरदर्द बना हुआ है। गरीब आदमी को भी सब्जी और दाल के लिए वो तेल चाहिए, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज की जाती है। मेरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, आज की तारीख में हमारी सरकार वो इंपोर्ट ड्यूटी खत्म क्यों नहीं कर देती? गरीबों का हमें ध्यान रखना है। बहुत अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री साहब ने सबके लिए जी अनाज की व्यवस्था की है, सब्जी के लिए, उस पे इंपोर्ट क्यों न देते? नंबर 2, 3 साल से मैं सुन रहा हूं कि जीएसटी में लाया जाएगा पेट्रोल डीजल। क्या जीएसटी काउंसिल में इस चीज को नया में रखा गया? सीरियस एफर्ट आज तक किया है? ओके, संजीव मिश्रा, गो अहेड। पेट्रोल और डीजल इंपोर्ट ड्यूटी क्यों नहीं घटा रहे हैं ईडेबल ऑयल में? और दूसरा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी में शामिल क्यों नहीं कर रहे? देखिए, जिंदल जी चूंकि इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत अच्छी इन्होंने राय दी है। और मैं एक बात बता दूं जिंदल जी, मैं जिस भी डिबेट में बैठता हूं, और ख़ासतौर से भारत समाचार की जो डिबेट होती है, मेरा लक्ष्य होता है कि मैं वहां पर जो भी पॉइंट्स आए हों उनको मैं देश की सरकार और प्रदेश की सरकार तक, और ख़ास तौर से अपने संगठन में भी अपने संगठन के अध्यक्षों तक पहुंचाता हूं। और मेरा प्रयास रहता है कि मैं उस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई करा सकूं। जी, बहुत शुक्रिया आपका। नाहिद लारी खान जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि कोई भी प्रोडक्ट आप उठा कर ले लें, आपको पता है लाइफबॉय की बट्टी पहले 23 रुपया की थी, 125 ग्राम वाली। अभी कल मैं जब सामान लेने गया तो मुझे 27 रुपये की मिली। ज़्यादा वक्त की बात नहीं है, ये सिर्फ 6-7 महीने के भीतर साबुन की बट्टी तक का रेट बढ़ गया। ये तो मतलब नॉर्मल चीज़ का मैं दाम आपको बता रहा हूँ। ब्रिजेश जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये कोरोना काल इट इज नेशनल इमरजेंसी, और इस नेशनल इमरजेंसी के दौर पे सरकार जो है रोज टैक्स बढ़ाकर जनता की जो है चमड़ी उधेड़ने का और लोगों की जेबों पे डकैती डालने का काम कर रही है। मैं वीरेंद्र जी से पूरी तरह से सहमत हूं कि रावण के देश श्रीलंका, हाथ में कटोरा लिए देश पाकिस्तान, गरीब देश बांग्लादेश, नेपाल, यहाँ पर पेट्रोल डीजल के दाम अपनी ओपिनियन बांग्लादेश के बारे में बदल लीजिए। भारत जैसा विशाल देश हमसे कहीं ज्यादा तरक्की कर रहा है। बांग्लादेश कोई गरीब नहीं रह गया। डीजल के दाम के टैक्स से जो है भारत की जनता जो दबी हुई है। जी, गो अहेड प्लीज। आप ये देखिए ब्रजेश जी, जब तक विधानसभा चुनाव चल रहे थे बंगाल, तमिलनाडु, केरला के, तब तक जो है टैक्स की कोई वृद्धि नहीं हुई थी। जैसे ही 2 मई को रिजल्ट आया और भाजपा गई, वैसे ही 4 मई से लोगों की, जनता की चमड़ी उधेड़ना शुरू कर दिया सरकार ने टैक्स वसूल के। ये वही सरकार है जिसने इसी कोरोना काल में 69,000 करोड़ रुपए का कर्ज मोदी जी ने, आपके घर का बजट कितना बिगड़ा नाहिद मैडम? आप मुझे बताइए कि आपके किचन का बजट कितना महंगा हुआ? ब्रिजेश जी, अगर महिलाओं की आप बात करें और मेरी बात करें तो महिलाओं की तो गृहस्थी चरमरा गई है, घर का बजट एकदम चरमरा गया है। आज महिलाएं जो है बच्चों को और पति को खाना खिलाने के लिए खाली पेट या भूखे पेट और आधी पेट खाना खाकर सो रही हैं। महिलाएं इतना परेशान हैं, पति नाराज हो जाते हैं कि खाने में ये क्यों नहीं। अब महिला जब बताए पत्नी की भाई पैसा नहीं इसलिए नहीं बना, तो पति और गम में आ जाते हैं और जो बचा कुचा पैसा होता है वो लेकर चले जाते हैं शराब खाने, क्योंकि यूपी में तो योगी जी ने शराब खाना जिंदाबाद कर दिया है। वहां अपना गम दूर करने शराब खाने चले जाते हैं, और ऊपर से अगर जहरीली शराब मिल जाए तो फिर तो क्या राम नाम सत्य हो जा रहा है उत्तर प्रदेश में। तो महिलाओं को तो चौतरफा मार पड़ रही है ना, घर चलाना दूभर हो गया है, हर चीज में महंगाई आ गई है, ऊपर से इस महामारी में भी महिलाओं के साथ थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया। रेप की घटनाएं हो रही है, रोज दिल दहला
बनाने थैंक यू वाली मैडम, घटनाएं हो उस रही विषय हैं। पर किसी और दिन डिबेट करेंगे। सुशी जी आप बताइए कि इस वक्त घर चलाना कितना कठिन है, किचन मैनेज करना कितना कठिन है। ब्रिजेश जी, बिजली थैंक- के बिल पे हाँ, भी वो मैं काफी वृद्धि उठाया। हो रखी है। ये महंगाई ब्रिजेश जी, किस एक तरह सेकंड की और दीजिए, समस्या बिजली पर मैं एक बोलना परिवार चाहती के हूँ, लिए एक सेकंड उत्पन्न और कर दे रही दें। है, विशेष तौर पर लोअर मिडिल क्लास, सैलरीड क्लास। देखिए, जिनकी बाइंग कैपेसिटी है शायद उन्हें रियलाइज़ ना हो, लेकिन जो एवरेज हैं, जो मिडिल क्लास हैं, जो मीडियोकर्स हैं, और स्पेशली जो पिछले कुछ समय में लोगों के हालात पैदा हुए हैं, तो स्थितियां बहुत ही बदहाल हैं। और जो सम्मानित लोग होते हैं वो अपनी मनोभावना को व्यक्त भी नहीं कर पाते हैं। तो ढेर सारे मध्यम वर्गीय लोग ऐसे हैं जो भयानक कष्ट का सामना कर रहे हैं और वो शायद कह भी नहीं पा रहे हैं। और इसलिए मैं थोड़ा पीछे जाऊंगी कि बाबा रामदेव 35 रुपए लीटर पेट्रोल दिलाने जा रहे थे और 200 रुपए में सिलेंडर मिलने वाला था और 15 लाख रुपए अकाउंट आ रहा था, काला धन आ रहा था, 100 दिन में महंगाई जा रही थी। श्रीमती ईरानी कोई प्याज बेच रहा था, रविशंकर जी कोई सिलेंडर लिए बैठा था। लेकिन 2000 जब ये यूपी के चुनाव के ठीक पहले, चुनाव जीतना या जो ये ऐतिहासिक नोटबंदी हुई जी। और जो कैशलेस इकोनॉमी का वादा करके सरकार ने, उसके बाद ऐतिहासिक जीएसटी लागू हुआ, उसके बाद ऐतिहासिक जीडीपी की गिरावट, उसके बाद अर्थव्यवस्था की ऐतिहासिक दुर्गति, उसके बाद ऐतिहासिक सम्मान डॉलर और रुपए की तुलना में। तो ये जो ऐतिहासिक सरकार के फैसले थे उसने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियां तबाह कर दी। इसलिए मैं फिर कह रही हूँ कि 80 करोड़ लोग जो 5 किलो चावल और 1 किलो चने पे आ गए और उन्हें उत्सव होने का सरकार संदेश दे रही है। माननीय राहुल गांधी जी ने बार बार पत्र लिखा कि एमएसएमईज को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से मदद की जाए, क्योंकि वो 70% से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करते हैं। ढेरों स्टार्टअप्स, ढेरों एंटरप्रेन्योर्स, ढेरों एमएसएमईज, ढेरों सेल्फ एम्प्लॉयड लोग तबाह बर्बाद हो गए जी, खुदरा व्यापारी लोग। और इसमें बहुत सारे स्वाभिमानी लोग भी हैं जो हम अपने आसपास के जीवन में देख ये महंगाई मैन मेड है या गवर्नमेंट मेड है? ये डेफिनेटली गवर्नमेंट मेड है। और ये अभी हमारे बीजेपी के सम्मानित प्रवक्ता ने जो प्रधानमंत्री जी को बताया कि 5 लोगों से वो लड़ रहे थे। देखिए, आत्ममुग्ध और अहंकारी प्रधानमंत्री 5 लोगों से, कांग्रेस की बात नहीं हो रही है, भाजपा के मोदी जी की बात हो रही भाई। इट इज एब्सोल्युटली सेल्फ ऑब्सेस्ड। कांग्रेस की नहीं बात हो रही। देखिए, आपकी उत्तेजना बताती है कि मेरा कटु सत्य 1% अक्षरशः कांग्रेस सत्य है। को संगठन देखना डिबेट के चाहिए, बाद है ही नहीं आप कहीं, अवलोकन इसीलिए करिएगा। नहीं है। डिबेट क्योंकि के आप बाद लोग जिस आप तरीके के अवलोकन एजेंडे पे करिएगा। चल रहे हो, जो ये 70 एजेंडा साल में जनता हमने को नहीं समझ में आ बनाया रहा। है, वो 7 साल में आपका आपने बेच एजेंडा के खड़ा जनता कर को दिया। समझ में नहीं आ रहा। आपको तो 150 इसीलिए में तेल उत्तर मिल रहा है। प्रदेश में देखिए, 30 साल मूर्खता- कांग्रेस बेहाल हो गया। मूर्खता का मेरे पास 30 कोई साल- प्रत्युत्तर नहीं, नहीं है। मूर्ख अगर मूर्ख तर्क लोगों है को तो मुझे उत्तर जवाब भी दीजिए। नहीं देना। अगर तर्क है तो उत्तर दीजिए। मूर्ख लोगों को देखिए, जवाब भी नहीं देना। improve your argument. वो आपकी Don't बात का raise your जवाब तो voice. जनता दे रही है। नहीं, आपको जनता दे रही है। आपकी बात का जवाब तो बता रहे जनता हैं, उत्तर चीन से प्रदेश की लड़ दे रहे रही थे। है, ये चीन से लड़ रहे थे। लगातार दे रही ना है, कोई लेकिन गुस्सा है, समझ ना ही में कोई नहीं आ रहा खुशी है। आपको। जिस दिन जाइए प्रधानमंत्री गठबंधन करिए जी- जाकर कहीं बसपा जिस से दिन और कहीं सपा प्रधानमंत्री से, एक और प्रेस कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस कोई कर पुरसा देंगे, हाल नहीं है। उस दिन पता कांग्रेस चलेगा। की स्थिति Satellite बेकार हो images चुकी है। झूठ बोल और रही उत्तर है। प्रदेश में जिस तरीके से हालात चाइना है से उस पैसा पर ले कुछ रहे ना हैं, कुछ आत्म चिंतन विवेकानंद करना फाउंडेशन चाहिए। में पैसा ले रहे हैं, आप इलेक्टोरल चिंतन बॉन्ड से करिए। पैसा ले रहे हैं, जो कॉर्पोरेट लोग से पैसा खुद- ले रहे हैं, जो लोग खुद आर्थिक Thank you. भगवान से किस पैसा ले तरीके रहे से हैं, किस जी। तरीके चंदा से ले अरे रहे हैं। आपके Thank you. आपके राष्ट्रीय बेचने में अध्यक्ष और आगे खड़े होकर उपाध्यक्ष से बहुत पैसा शुक्रिया आप ले रहे दोनों हैं। का। जिस तरीके प्रोफेसर मनोज अग्रवाल जी को जोड़ा और गया। जमानत पर बाहर है, वो क्या जवाब देंगे हमारा? प्लीज जस्ट वेट, ब्रजेश जी, मैं 1 मिनट के लिए कुछ बोलना चाहता हूं। जस्ट वेट, Please allow me. जिंदल साहब प्लीज वेट, प्लीज वेट। प्रोफेसर मनोज अग्रवाल जी, सर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस वक्त थोक महंगाई दर 8 सालों के उच्चतम स्तर पर 7.39, ये पर्याप्त है ये साबित करने के लिए कि आम लोगों तक वह सामान कितना महंगा पहुंच रहा होगा? देखिए, थोड़ा सा ब्रजेश जी, दोनों को मैं जोड़ना चाहूँगा। होलसेल प्राइस इंडेक्स को, जो थोक मूल्य सूचकांक है उसको, और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो इन्फ्लेशन का होता है। थोड़ा सा इसमें एक विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि वर्तमान में जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है जी, उसका जो है कम है लेवल, और थोक मूल्य सूचकांक का ज़्यादा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है, दो बातें हो सकती हैं। देखिए, मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूं, क्योंकि उसमें थोड़ा समय लगता है एनालिसिस में, कि क्या पिछले साल जो मई से इसको कैलकुलेट किया गया है, मई में पिछले साल मूल्यों में गिरावट आई थी, करीब करीब अक्रॉस द बोर्ड गिरावट आई थी, क्या एक कारण उसका है? और दूसरा, क्या अगर मान लीजिए वो सत्य है,
तो क्या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कम है, कहीं ऐसा तो नहीं आगे महंगाई और आएगी? जी तो ये थोड़ा समझने की आवश्यकता है। जी, जो डेटा है वो सर तीसरी मार्च चीज तक मैं का यहाँ है। एक चीज और अप्रैल मई कहूंगा। जून अभी बाकी है। नहीं, मई का आ चुका है होलसेल प्राइस इंडेक्स का, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का आ चुका है। करेक्ट। तो मैं इसलिए उसको सेंसिटिव लेके चल रहा हूं कि चूंकि मई का आ चुका है तो हमें कॉशस होना चाहिए, राज्यों को भी कॉशस होना चाहिए, और उसमें काफी विरोध नहीं, काफी अंतर है राज्यों में, तो थोड़ा सा यहां सजग होने की आवश्यकता है। पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स अपनी जगह है, क्योंकि आपका यहाँ political मशवरा क्या party है के कि लोग राज्य बैठे हैं, सरकारों को और सरकार के केंद्र लोग को नहीं बैठे हैं। अपने स्तर बस पर कड़ाई से ध्यान देना चाहिए? देखिए, वो एक पहलू है, उससे भी कुछ कंट्रोल आएगा, टोटल कंट्रोल नहीं आएगा। दूसरा क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने, खास तौर पर एमएनसीज ने और बड़े ने अपने दाम अप्रत्याशित रूप से बढ़ाए हैं, जी, जो कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं अनएथिकल है। और इसके ऊपर थोड़ा सा संजीव मिश्रा जी बात को आगे बढ़ाना चाहिए कि किस प्रकार से ये अनएथिकल प्रैक्टिस है, और जो हमारे यहाँ कॉम्पिटिशन एक्ट है उसका उपयोग करना चाहिए, और इनसे पूछना चाहिए कि अचानक ये बढ़ने का क्या औचित्य है। करेक्ट बात है। दो एक तीन नोटिस बातें जानी हैं। चाहिए। तीसरा मैं यहां कहूंगा कि कृषि पदार्थों पे थोड़ा संजीदगी से देखा जाए कि किनकी कीमत बढ़ने से किसानों को फायदा हुआ है, या किनकी कीमत बढ़ने से आगे किसानों को फायदा हो सकता है, यह भी समझने की आवश्यकता है। फौरी तौर पर जरूर हमें कीमत कम करने की आवश्यकता है। मैं पिछले 6 महीने पहले आपसे चर्चा हुई थी ब्रजेश मिश्रा जी, तब भी मैंने कहा था कि सरसों के दाम की कीमत बढ़ी है, वर्तमान में हमें संकट है, बशर्ते जैसे उत्तर प्रदेश सरसों विहीन प्रदेश बन गया पिछले 20 सालों में। आप सोचिए, सरसों की अब खेत कहां आप देख पाते, बहुत रेयर देख पाते हैं। तो WTO ने उस समय में बात रोक लिया था, WTO ने हमारी फसलों को चौपट किया है जी। और इस उदारीकरण ने हमारे कृषि की जड़ों को हिलाया है, खाली मूल्य नीति ने और चीजों ने नहीं जी। WTO ने हमारे जो महंगी फसलें थी उसकी चूल्हे हिलाई हैं। तो जरा सोचना होगा हमें गंभीरता से। करेक्ट सर, इस विषय पर मैं निश्चित तौर पर एक हमें बड़ी प्रयास डिबेट करने निश्चित चाहिए कि आयोजित दाम कम करूंगा। हो। आपने एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ ध्यान आकर्षित किया है, और इस पर मैं जी। ये भी कहूंगा कि पॉलिटिकल पार्टीज विचार को बड़े करें। स्तर पर, यहाँ पर जो लोग हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा अपनी पार्टी में कहें कि इस पर एक संजीदगी से ओके। चर्चा आकाश जिंदल साहब, आवश्यक गो है। अहेड प्लीज, आप कुछ मेंशन करना चाहते हैं? जी, मेरा सबसे पहला सवाल है मेरे दो मित्रों से, एक समाजवादी पार्टी से बैठे हुए हैं, कांग्रेस से। दोनों पार्टियों का मैं सम्मान करता हूं। जीएसटी में अगर पेट्रोल डीजल आ जाता तो मैक्सिमम रेट वहां पे टैक्स का 28% है। अब जीएसटी काउंसिल की मेंबर स्टेट्स भी हैं, कांग्रेस कई राज्यों में सरकार में है, तो जीएसटी काउंसिल में स्टेट्स की भी वोट है। समाजवादी पार्टी भी जो है यूपी में शासन कर चुकी है, उनकी भी जीएसटी काउंसिल में वोट थी। मैं अपने दोनों मित्रों से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड लॉट ऑफ रिस्पेक्ट ये पूछना चाहता हूं, आपने कितनी बार जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में ये चीज रेज की कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाया जाए ताकि जनता को रिलीफ दी जाए? आप दोनों पार्टियां जनता को रिलीफ देने की बात कर रही हैं, कृपया ये बताइए जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में आपने कितने बार रेज किया? और क्या मैं आकाश जिंदल, इस देश का इकोनॉमिस्ट, अगर जीएसटी काउंसिल में लाने की बात करता हूं, आपसे कितना प्रैक्टिकल समर्थन मुझे मिलेगा? दूसरा, बीजेपी के मित्र हमारे बैठे हुए हैं, उनसे एक चीज पूछना चाहूंगा। आज हमारी सरकार हिंदुस्तान की ये कह रही है कि पेंडेमिक को फाइट करने के लिए बहुत खर्चा हो गया, इसलिए जनता से टैक्स लेना के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने आपको ऑप्शन बताई कि बोरिंग बढ़ाई जा सकती है, डिसइन्वेस्टमेंट बढ़ाई जा सकती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम किया जा सकता है। मेरे मित्र, आई हैव वेरी हाई रिस्पेक्ट फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी। मैं ये जानना चाहता हूं, दुनिया की बाकी कंट्रीज ने स्टिमुलस पैकेज दिए हैं, दुनिया की बाकी कंट्रीज में भी प्रॉब्लम्स आई हैं, उन्होंने स्टिमुलस दिए हैं जनता को अपनी इकोनॉमी के अंदर। हमारे यहाँ टैक्स करने की बात हो रही है, तो हमारे यहाँ सर, स्टिमुलस दुनिया पैकेज में क्यों किसी नहीं आ रहा है? भी इतनी बदइंतजामी और इस प्रकार के हैंडलिंग दुनिया के किसी देश ने नहीं की कोरोना के दौरान। जो बदइंतजामी हमने देखी है, लोगों को मरते अपनी आंख के सामने देखा है बिना ऑक्सीजन के, देश भूल नहीं सकता सर। तो बिल्कुल आपने सही कहा। तो इसलिए मेरा सबसे पहले, मेरा भी ड्यू रिगार्ड्स एंड लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, दिस क्वेश्चन इज फॉर समाजवादी 10 पार्टी एंड सेकंड, कांग्रेस। ऑल राइट, 10 सेकंड सुची विश्वास जी, थैंक यू सर। मैं आपका सवाल समझ गया, मैं ये सवाल देता हूं सुची विश्वास जी को। गो अहेड, 20 सेकंड मैडम। थैंक यू।
आप प्रधानमंत्री जी को एडमायर करते हैं, आपको शुभकामनाएं। दुनिया के तमाम देशों ने सहयोग दिया अपने देशवासियों को। हमारे प्रधानमंत्री आए, बड़ी भारी भरकम घोषणा की और 8 बजे आकर एक ग्रैंड सॉल्यूशन दिया उन्होंने कि वो लोन मेला ला रहे हैं 5 दिन का। फिर हमारी वित्त मंत्री साहिबा आती हैं और 5 दिनों में एक ग्रैंड सेल लोन मेला के साथ आती है। कोल माइनिंग भी, ब्लॉकेजेस भी, स्पेस टूरिज्म भी, न्यूक्लियर भी। धैर्य रखिए, सुन लीजिए। जीडीपी का 20%, जीडीपी का 10%। जब इकोनॉमिस्ट आगे आए, आकाश जी धैर्य रखिए, 3 तरह के लोग होते हैं, एक एजिटेट, एक एजुकेट और एक मोटिवेट। तो रिबेल होना आसान है, रिवोल्यूशनरी होना मुश्किल है। इफ यू हैव अ सॉल्यूशन, आपका पॉलिटिक्स में स्वागत है, सवाल से ज्यादा उसका उत्तर सुनना। तो देश जिस हालात से गुजर रहा है, जो ऋण मेला देश के सामने खड़ा हुआ है, तो रिवोल्यूशनरी बनिए, रिबेल मत बनिए। आई एब्सोल्युटली रिस्पेक्ट, हैव सम पेशेंस। इफ यू आर आस्किंग सम क्वेश्चन, देन शो सम डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट एज वेल। इफ यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, you stay quiet. If you want quiet, then how I'm going to reply? In answering the question, I am absolutely going to answer. You need to wait for it, na? If you won't keep quiet, then how I'm going to reply? Have some patience and show some dignity. Of course, I'm going to reply. Wait for a minute. I'm talking to you, na? You are deviating rather than Not at all. you are Not at deviating all. into other You're very areas. impatient. Not at all. You're an economist. You're quite literate. You're qualified. Show some You want me dignity to and wait for respect 2 and hours? stay quiet. I mean, No, you're not. within You're 10 not. minutes the show is Stay going to be silent over. first. How No, much no. time do you want me to We make? wasted See, how almost much time 1 do and a you want half me to minute. make? We already The show wasted. is- थैंक यू सो मच मैम। मेरे पास वक्त खत्म हो गया। मैंने तो उम्मीद की थी कि कुछ मैं तो उत्तर दे रही थी, आप सुनने में पहुंचेंगे। इच्छुक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पैनलिस्ट और दर्शकों का आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।